गुड इवनिंग बच्चों। कल जो है मैंने आपको 1A तक पढ़ा दिया था, मतलब एल्कली मेटल्स पढ़ा दिया था। अच्छा, उसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझसे छूट गई थी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के प्रिपरेशन वाला ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसमें एक चीज़ बताई हुई है उन्होंने जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट रहते हैं NaCl में, है ना। और वो डेलिक्विसेंट होते हैं। प्योर NaCl जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये भी लाइन लिखी है, दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन NaCl। ठीक है बेटा। इसके बाद में हाँ, ये वाली लाइन अपन को याद रखनी है। देखो आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड being more soluble than sodium chloride remain in the solution। तो ये ज़्यादा soluble होते हैं। ये लाइन अपन को याद रखनी है, ये मैं कल आपको बताना भूल गया था, है ना। इसके अलावा जो है कल का जो लिटरेचर था उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए। दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, और ये हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है एक बार, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलके Na2CO3 बना लेता है। ठीक है। अब कल तक यहाँ तक हो गया था, है ना। इसके अलावा जो है एक चीज और मैं आपसे हल्का सा बात करूँ तो एक ये था, इधर एक शॉर्ट फॉर्म बन सकता था फ्लेम टेस्ट में। तो ये फ्लेम टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। इस फ्लेम टेस्ट में एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म हम बना सकते थे। एक सेकंड होल्ड रखें। तो फ्लेम टेस्ट में जो कलर है वो है क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, रेड, वायलेट एंड ब्लू कलर है ना। तो इसमें यदि हम चाहें तो ऐसा लिख सकते थे कि QT YVR ब्राउन। ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं, QT YVR ब्राउन। ठीक है ना, इससे आपको एक कलर याद हो जाएगा। ये C स्टैंड्स फॉर क्रिम्सन रेड, येलो, वायलेट, रेड, वायलेट एंड ब्राउन। ठीक है ना। तो QT YVR ब्राउन, यदि ये याद कर लोगे तो इससे आपको कलर जो है वो याद हो जाना चाहिए। जो इसमें कलर आता है QT YVR ब्राउन, आई सपोज दैट याद रहेगा, है ना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता था जो मैं आपको कल नहीं बताया था, और मुझे लगा आज के ये बता दूं तो सही रहे। इसके अलावा एक इधर भी था, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा शॉर्ट फॉर्म तो ऐसा सच नहीं बन पाया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन कोई ऐसा बहुत बढ़िया शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बना है। जो था E0 वैल्यू को लेके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को लेके, तो मैंने आपसे बोला सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है ना। तो लिथियम नंबर 1 पोजीशन पे होता है, इसके बाद होता है रुबिडियम, फिर होता है सीजियम, और उसके बाद होता है पोटेशियम, और फिर होता है सोडियम। तो इसमें चूंकि कोई बहुत बढ़िया शॉर्ट फॉर्म नहीं बन रहा था, तो अपन नंबर याद कर सकते हैं। 1 4 देखें तो 5 होता है, और 3 2 देखें तो वो भी 5 होता है। तो दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है। तो 14 5 32 ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। 14 5 32, 14 5 32 ऐसे करके अपन याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये नंबर अपन यदि याद कर लें 14 5 32, तो हो सकता है कि आपको एकदम वहाँ परेशान ना होना पड़े। 14 में ये लिथियम हो जाएगा, ये रुबिडियम हो जाएगा, ये जो है वो ऑब्वियसली सीजियम हो जाएगा, और ये जो है वो पोटेशियम हो जाएगा, और ये सोडियम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको जो है ऑर्डर उसका भी याद हो जाएगा SRP वाला। ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव SRP वैल्यू है वो किसके लिए, वो लिथियम के लिए। लिथियम सबसे बड़ा, लिथियम प्लस के लिए। लिथियम सबसे बड़ा डोनर होता है इलेक्ट्रॉन का एक्वस मीडियम में, गैसियस मीडियम में नहीं, एक्वस मीडियम में। याद रखना है ना, गैसियस मीडियम में नहीं बोला है, एक्वस मीडियम में बोला है ना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो भी अपन जान ले तो अच्छा है, होता है पोटेशियम के O2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग अपन सबमरीन्स में करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, O2 को रिलीज कर देता है ना। कैल्शियम का, सॉरी,
पोटेशियम कार्बोनेट बनाता है और O2 को रिलीज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए हो सकती थी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मैं जो हूँ कल से आगे बढ़ता हूँ। आज मेरे को आपसे 2A डिस्कस करना था। हमारा गोल है कि 1 घंटे के अंदर पूरा जो है वो एस ब्लॉक हमको अच्छे से आना चाहिए और हर चैप्टर 1 घंटे से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपसे बोला था कि आप ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ लेना प्लीज, है ना। इसका कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में टपक जाए, तो प्लीज डू रीड दिस बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बहुत अच्छे से हमको ये पढ़ना है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज ज्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या चीज ज्यादा होती है, इस चीज पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये बायोलॉजी में भी इम्पोर्टेंट है और ये केमिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। जैसे नर्व कंडक्शन में पोटेशियम का काम आता है, नर्व सिग्नल्स ट्रांसफर करने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सब लोग इससे सब लोगों को ये बातें पता रहती हैं इन जनरल, तो पूछने में इंटरेस्ट रहता है। सोडियम जो होता है वो जनरली कहाँ होता है, प्राइमरली ऑन आउटसाइड दी सेल, है ना, आउटसाइड दी सेल प्राइमरली होता है, जबकि पोटेशियम इनसाइड दी सेल होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेन पार्ट होता है पोटेशियम और सोडियम जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेनली होता है। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इस पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना। अब ग्रुप 2 पे आ जाते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कल भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता चुका था कि यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी होता है, जिसमें बेरिलियम को हम जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों एटॉमिक नंबर, कुछ याद करने को नहीं है। एटॉमिक मास कुछ याद करने को नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, NS2 लेना है। आयनाइजेशन एनर्जी में पहला एक्सेप्शन आता है, प्रोबेबली ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बेरियम का IP जो होता है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेडियम। नॉर्मली डाउन द ग्रुप IP की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। तो बेरियम का IP जो होता है वो बड़ा होता है, लास्ट 2 में रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, कोई समस्या नहीं है। छोटा कैटाइन जितना होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वही यहाँ पे हो रहा है। तो कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, जो आप जानते हो वही है ना। फिर मेटेलिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ता है, इसमें कोई एबनॉर्मल, डाउन द ग्रुप मेटेलिक रेडियाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें ऐसा एज सच कोई एक्सेप्शन नहीं है ना। एक्सेप्शन तो आई सपोज 1A में भी नहीं था, रेडियाई में। इसके बाद आता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब ये दो चीजें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो मेल्टिंग पॉइंट में सिंपल है, मेल्टिंग पॉइंट में MP में आपको कुछ नहीं करना है, आपने लिखा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना। राजी को छोड़ दो, वैसे इधर राजी को भी लिया है तो आप राजी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाप राजी, इधर कुछ नहीं करना आपको, मैग्नीशियम को उठा के लास्ट पे रख देना है MP में। तो सेकंड A में MP में सब नॉर्मल है, सिर्फ मैग्नीशियम लास्ट में चला जाता है। MP में मैग्नीशियम सबसे लास्ट में चला जाता है, बाकी ऑर्डर ऐसे ही है। बेरिलियम ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम ग्रेटर देन बेरियम ग्रेटर देन रेडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है बच्चों, लास्ट में चला जाता है, इधर लास्ट में आ जाएगा। किसमें, MP में। MP में मैग्नीशियम कम मिलता है, ऐसे याद हो जाएगा, है ना। MP में मैग्नीशियम कम मिलता है, तो ये याद आ जाएगा, ये MP का ऑर्डर है, BP का ऑर्डर नहीं है। समझिए बात को, ये MP का ऑर्डर है, BP का ऑर्डर नहीं है, ये बात याद आ जाएगी। वरना क्या होगा, आप ये बात वहां पे भूल जाओगे। आई सपोज ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि क्या ऑर्डर याद करना है ना। तो मैग्नीशियम लास्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद, अब ये भी मैंने बनाया शॉर्ट फॉर्म, वैसे भी सारे मैं खुद ही बनाता हूँ। BP का ऑर्डर है ना, BP का ऑर्डर यदि आप देखो तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसमें अपन देख सकते हैं ऑर्डर, इस पे बहुत डिमांड रही है बच्चों की, सर ऑर्डर कुछ बनाओ। इसको कर देते हैं बीबा, बीबा, ठीक है, ये है ऑर्डर। अब आप चाहो तो इधर कर सकते हो, इधर आप कर सकते हो बीबा, या बीबा की जगह आप बेबी नहीं कर सकते हो, नहीं बेबी तो नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि बेरिलियम आ गया है ना। बीबा है, बेबी नहीं है। बेबी होता तो बा आगे आ जाता ना, वैसे बेबी होता तो और अच्छा रहता, बाबी बाबी होता वैसे वो ना। तो आप ऐसे याद कर लो ना, बीबी, है ना, बीबी याद कर लो, है ना। या बेबी याद कर लोगे तो उससे आपका एकदम करेंट है, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेरिलियम सबसे पहले, उसके बाद बेरियम है, तो 2 भी पहले आ गए, है ना। और ये हो जाएगा रिया चक्रवर्ती सुशांत मांगा या मारा, जैसा भी हो, आगे CBI बता देगी क्या हुआ था। तो बेबी, रिया,
रिया चक्रवर्ती सुशांत मारा, ठीक है। आई सपोज दैट ये सभी बच्चों का दिल का दर्द है आज की डेट में, तो उनको ये शॉर्ट फॉर्म याद हो जाएगा। मुझे नहीं पता किसने मारा, बट मैंने तो शॉर्ट फॉर्म बनाना था, सो मैंने आपके लिए बना दिया बच्चों, है ना, ठीक है ना। तो बीबा रिया चक्रवर्ती सुशांत मारा, आई सपोज दैट ये याद हो जाएगा। और ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? बीपी का शॉर्ट फॉर्म है। सब बच्चों का आजकल बीपी बढ़ जाता है सुशांत के बारे में सोच के, है ना, तो ये बीपी का शॉर्ट फॉर्म है, याद रह जाएगा ना, ये बीपी का शॉर्ट फॉर्म। और एमपी में मैग्नीशियम कम था, तो एमपी में मैग्नीशियम कम था। देखो मैग्नीशियम दोनों में लास्ट में, मैग्नीशियम दोनों में ही लास्ट में, लेकिन वो मैग्नीशियम कम था एमपी में, तो एमपी का ऑर्डर उससे याद आएगा। और ये बीपी बढ़ जाता है सुशांत वाली बात से, तो इससे याद ऑर्डर याद आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी में भी एक्सेप्शन है। डेंसिटी में कैसे देख सकते हो आप? ऐसे देखना, इधर लिखा आपने बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद यूं लगा दो, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, इधर एक्सेप्शन है। इधर मैंने इधर एक मार्क लगा दिया ना, तो बेरियम की ज्यादा स्ट्रोंशियम से होती है, स्ट्रोंशियम की कैल्शियम से होती है, उसके बाद ऊपर आ जाओ। फिर बेरिलियम की ज्यादा होती है मैग्नीशियम से। आई सपोज दैट मैं आपको समझा पाया। सबसे पहले क्या है? बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, और फिर सीधे ऊपर चले जाओ। दो के बाद क्या करना है अपन को? दो के बाद इधर एक मार्क लगा देना है, ठीक है ना। तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम। आई सपोज दैट मैं याद करवा पाया आपको। ये डेंसिटी का ऑर्डर था बच्चों, ठीक है। तो सबको याद हो गया, एमपी में मैग्नीशियम नहीं मिलता था, और बेबी बेबी रिया चक्रवर्ती सुशांत मारा, वो हो गया किसका ऑर्डर? बीपी वाला ऑर्डर हो गया। और डेंसिटी का ऑर्डर वो आपको समझ में आ गया, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, और फिर ऊपर से चालू हो जाओ बेरिलियम और फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बीपी डेंसिटी भी कैल्शियम का, ओके ओके ओके, एक सेकंड एक गलती हो गई मुझसे। 1.84, 1.7, 1.55, 2.63, ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा नहीं तो गलती हो जाती है ना। ये रहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। उसके बाद आया स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसलिए गलती हुई क्योंकि रेडियम जनरली अपन लेते नहीं बच्चे, ना। इधर लगाओ 3 के बाद, ठीक है ना, इधर लगाओ 3 के बाद, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या आ जाएगा? रेडियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, और फिर ऊपर से नीचे आ जाओ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। समझ लो ना, पहले रेडियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर ऊपर से नीचे आओ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। चलो आगे, ये था किसका ऑर्डर? ये था बच्चों डेंसिटी का ऑर्डर। तो इस तरीके से डेंसिटी भी हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चार्ट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही आते हैं। अब सुनो, इसके बाद में बच्चों इधर आ जाते हैं कलर। तो फ्लेम कलर में इसमें याद रखना बीसीजी का टीका लगाना है। इसमें आपको बीसीजी का टीका लगाना है। बीसीजी सबको पता है ना, बीसीजी का टीका लगता है। हालांकि आज तो एक ही टीका समझ में आ रहा है, कोरोना का टीका आ जाए, लेकिन बीसीजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टीका होता है ना। तो पहले क्या होता है बेटा? पहले होता है ब्रिक रेड, सी से होता है क्रिम्सन, और ए जी से होता है ग्रीन, एप्पल ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिक रेड, ये क्रिम्सन, और ये हो गया एप्पल ग्रीन। तो ये हो गया फ्लेम कलर, है ना। बेरिलियम और मैग्नीशियम देते नहीं है कलर, क्योंकि जितनी इनमें होल्डिंग पावर होती है इनकी अपने इलेक्ट्रॉन को, वो जो फ्लेम कलर में जो एनर्जी दी जाती है ना, उस एनर्जी में एक्साइट होकर ऊपर ही नहीं जाता, तो कलर नहीं देता। एक्चुअली कलर क्यों आता है? क्योंकि जब आप फ्लेम कलरेशन एक्सपेरिमेंट में एनर्जी देते हो, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाता है, और जब वो नीचे आता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में वेव्स को ट्रांसमिट करता है ना। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है। तो ये क्या करता है? ये वेव्स को ट्रांसमिट करता है। इन वेव्स की यदि एनर्जी होती है E = hc/λ, यदि ये वेवलेंथ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में फॉल हो गई बच्चों, तो हमको ये कलर के रूप में दिखाई देता है। तो ये फ्लेम कलर का मेन वो है, मतलब जो मैकेनिज्म है कि कैसे कलर हमको देता है दिखाई, ठीक है ना। तो फ्लेम कलर में अपन या तो मेटल या मेटल आयंस के लिए भी फ्लेम कलरेशन लगता है, ओके। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे बच्चों। तो सबसे पहले जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म होता है। ये काइनेटिकली इनर्ट होता है, किसके लिए? ऑक्सीजन और वाटर के लिए। मतलब एयर और वाटर को भाव नहीं देता ये, ठीक है। कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। वैसे भी बेटा मांगे, अब दो बेटा जो है वो लाडला ही होता है, तो आपने देखा वो नहाता नहीं है वो, है ना। तो बेटा मांगे मतलब बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर के साथ में वो लोग खेलते नहीं है, वो अपने ऊपर क्या करते हैं? एक परत बना लेते हैं ऑक्साइड की। हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम यदि लिया जाए,
तो वो ब्रिलियंटली बर्न करता है एयर के साथ में बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना देता है ना। एयर में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, और नाइट्रोजन होती है तो नाइट्राइड बना देगा। फिर मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और डेजलिंग ब्रिलियंस के साथ में बर्न करता है, फॉर्म MgO एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तो नॉर्मल एयर के साथ भी ऑक्साइड और नाइट्राइड बना देते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा हीट हीट करने की आवश्यकता नहीं है। और वाटर के साथ तो आराम से कोल्ड पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। बच्चों ये मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो बस मैग्नीशियम आएगा, H+ को बोलेगा जाओ बेटे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन देने का टाइम नहीं है, लाओ मैं देता हूँ इलेक्ट्रॉन, तुम निकल लो यहाँ से, और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब आता है बच्चों रिड्यूसिंग पावर। तो जैसा अपन ने 1A में देखा था कि रिड्यूसिंग पावर हमने दो मीडियम में लिया था, एक्वस मीडियम और नॉन एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? लिथियम था, और वहां पे गैसियस मीडियम में सीजियम था। तो ऑर्डर वहां पे थोड़ा अलग अलग चल रहा था, वहां पे याद करो 14, 5, 32 मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो ऐसा करके सिखाया था, वो ऑर्डर था किसका? SRP का, जिसमें कि लिथियम सबसे बड़ा डोनर था। अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जो गैसियस स्टेट में ऑर्डर है वही एक्वस स्टेट में ऑर्डर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट बेरिलियम है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है सच, तो हमारे लिए बच गए हम, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है ओके, ठीक है बच्चों, तो इतनी बात सबको क्लियर रहेगी, किसी को इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो ओके, सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की बात करें तो कल भी मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है कि मेटल जो होता है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब मेटल यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बच्चों तो वो क्या बना लेगा? M+2 बना लेगा बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। M+2 के चारों तरफ अमोनिया का जो लोन पेयर वाला पार्ट होता है वो आके अरेंज होने लग जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया का जो H+ वाला पार्ट होता है वो अरेंज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और सॉल्वेटेड आयंस बन जाते हैं, और इसका भी डीप ब्लू कलर होता है, जैसा कि लास्ट चैप्टर में था सोडियम वाले में, ठीक है बच्चों, वहाँ लिक्विड सोडियम के साथ में यही क्रिया हो रही थी। तो ये भी इंटेंस ब्लू कलर का सोल्यूशन बना देता है विद फॉर्मेशन ऑफ MnH3 2 पॉजिटिव आयंस आर कवर्ड, ठीक है। और ये जनरली किसके साथ होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके साथ में 6 वाला बनेगा, बेरिलियम के साथ 6 वाला नहीं बन सकता बच्चों, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो ये मेटल है और हल्के मेटल है, तो इनका यूज कई ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे अपन को हल्के मेटल की जरूरत हो, जैसे मेटेलिक बेरिलियम। और मेटेलिक बेरिलियम में एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि उसकी पारदर्शिता बहुत होती है। तो बेरिलियम इज यूज्ड इन मेकिंग विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब्स, ठीक है बच्चों, विंडो, क्योंकि हाई उनकी क्या होती है, हाँ, तो बेरिलियम आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब की जो विंडोज होती है ना वो इससे बनाते हैं, ठीक। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय का प्रयोग करते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, जो भी हल्के मेटल होंगे उनको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर। आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग करते हैं अपन कई जगह ना, क्योंकि मैग्नीशियम जब बर्न करता है ना बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है, तो मैग्नीशियम पाउडर का अपन प्रयोग करते हैं फ्लैश पाउडर, या ओके ठीक है, मैग्नीशियम रिबन्स का प्रयोग करते हैं बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो अपन यूज करते हैं मैग्नीशियम को सिग्नल्स में यूज करते हैं अपन, है ना। और मैग्नीशियम का जो सस्पेंशन होता है ना उसको अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटा एसिड के रूप में यूज होता है बेटा। पेट में HCl बढ़ गया, आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लिया, तो इसका बेसिक करेक्टर है वो एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि रिबाउंड एसिडिटी हो सकती है, लेकिन ठीक है, मतलब है ना, NCERT में जो दिया है वो अपन को पढ़ना है। फिर कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड फ्रॉम विच कार्बन कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन। जैसे अब एल्युमिनियम हुआ बच्चों, अब एल्युमिनियम से यदि कार्बन ने ऑक्सीजन मांगा तो एल्युमिनियम जो है कार्बन को कूट देगा और उसको ऑक्सीजन नहीं देगा, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल अच्छा है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रति उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो कार्बन उसको वहां से ऑक्सीजन को खींच नहीं पाता, तो इस केस में अपन कैल्शियम को भेज देते हैं, तो कैल्शियम जो है ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। तो जहां से ऑक्सीजन को कार्बन नहीं निकाल सकता वहां पे अपन मैग्नीशियम को भेज देते हैं, वो निकाल लेता है, ठीक है बच्चों। अब कैल्शियम और बेरियम जो होते हैं ना वो थोड़ा तापमान बढ़ा दो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को खा जाते हैं,
तो यदि कहीं वैक्यूम क्रिएट करना हो, एयर को रिमूव करना हो, तो इनका अपन प्रयोग कर सकते हैं। ये एयर को खा जाएंगे, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ऑक्साइड बना लेंगे, नाइट्राइट बना लेंगे, और वो अलग अलग वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा। रेडियम को रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। नेक्स्ट बात कर जाते हैं बच्चों, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में चलें तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं काय पे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आपको पता है कि जो इनके ऑक्साइड होते हैं, तो ये क्या बोलता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन में बर्न करता है, मोनो ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड विच हैज रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट मतलब NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, CCP पॉइंट पे होता है Cl नेगेटिव, और जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उनमें होता है क्लोराइड। तो इधर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सबके स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो कोवलेंट होता है नेचर में, ठीक है। इसके बाद में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड इज क्वाइट हाई, क्योंकि इनकी लेटाइस एनर्जी बहुत जबरदस्त होती है, तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत हाई होता है इन लोगों का, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक होता है। इसके अलावा जितने भी ऑक्साइड यहाँ पे हैं वो सब बेसिक है, ठीक है ना, लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है बेटा। अब देखो चूंकि वो एम्फोटेरिक है तो वो देखो बेस के साथ रिएक्ट कर गया, और उसने BeOH4 2 नेगेटिव बना लिया, ठीक है ना। बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक जा सकती है, तो जो दो वेकेंट ऑर्बिटल पड़े होते हैं उसमें आकर के 2 OH नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देते हैं, और टेट्रा हाइड्रोक्साइडो बेरिलेट आयन बन जाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और HCl के साथ रिएक्ट करके वो क्या करेगा, BeCl2 बना लेगा, फिर BeCl2 पानी के साथ रिएक्ट करके फर्दर BeOH4Cl2 कॉम्प्लेक्स बना सकता है। फिर बच्चों हैलाइड की बात करें तो इनके सारे हैलाइड जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम के हैलाइड्स को छोड़ दो। तो बेरिलियम हैलाइड आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद करो कल हमने यही बात लिथियम के साथ भी पढ़ी थी। बेरिलियम के जो क्लोराइड होते हैं बेटा चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यदि मैं BeCl2 ऐसा बना दूं तो बेटा इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इधर भी एक और BeCl2 बना देता हूँ। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड U बना देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये U कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। लेकिन अभी बेरिलियम का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर एक और आ जाएगा, और फिर ये वाला इधर पेट भरेगा, ये वाला इधर भरेगा, समझे, और इस तरीके से चेन एक्सटेंड होती जाएगी। तो बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो एक चेन होती है, लंबी सी चेन बनती है उसमें, और कोवलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग एक प्लेन में है, और ये वाली रिंग उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, याद रखना है इस बात को, ठीक है, जिससे कि स्टेबिलिटी अच्छी रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आता है वेपर फेज में जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ना बेटा वो 1200 केल्विन के ऊपर जो होता है वो मोनोमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, जबकि 1200 केल्विन के नीचे वो ब्रिज डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब वेपर स्टेट में होता है ना बेरिलियम क्लोराइड तो बेटा वो ऐसा बनता है, कुछ यू डाइमर बना लेता है 1200 के नीचे जब वेपर स्टेट में आता है, ठीक है ना, और 1200 के ऊपर BeCl2 सेल बन जाता है, मोनोमर बन जाता है, ठीक है। तो in vapor phase BeCl2 tend to form a chloro-based dimer which dissociate into linear monomer at high temperature of the order of 1200 केल्विन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इनके हैलाइड जो होते हैं, क्योंकि इनके टकले पे अच्छा खासा बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये वाटर को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके लोन पेयर को। तो उसका लोन पेयर अपनी ओर यदि खींचेंगे तो क्या होगा बेटा, हाइड्रेट बना देंगे, और डाउन द ग्रुप हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप देखो सबसे ज्यादा पानी मैग्नीशियम ने खींचा है 8 मोल, कैल्शियम 6, स्ट्रोंजियम 6 और बेरियम ने 2 मोल पानी खींचा है। इसमें कितना पानी है, हाइड्रेशन का वाटर कितना है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। आगे ओके यदि बेटा इनके हाइड्रोक्साइड जो है, इनके जो क्लोराइड्स हैं, इनको यदि हीट किया जाए बच्चों तो वो कैल्शियम क्लोराइड जैसे आपके पास है ना, और उसको आपने हीट कर दिया तो हीट करने पर पानी यहाँ से भाग जाएगा और पीछे आपको क्लोराइड मिल जाएगा। लेकिन ये काम आप बेरिलियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। मैग्नीशियम क्या करेगा बेटा, उसके टकले में पॉजिटिव चार्ज है ना खूब सारा, तो जो पानी यहाँ पे जुड़ा रहता है उसके लोन पेयर को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है, और वो खुद पानी के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। यदि आप चाहते हो
कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में प्राप्त हो तो आपको क्लोरीन के वेपर में ये गर्म करना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। ठीक है ना, सबको बात क्लियर आई सपोज दैट, है ना। अच्छा, कल एक बात मैं और आपको बताना भूल गया था, वो था बेकिंग पाउडर जो होता है Na2CO3.10H2, उसको 373 केल्विन के नीचे गर्म करते हैं तो 9 मोल वाटर छोड़ता है और उसके ऊपर वो 10 के 10 मोल छोड़ देता है। एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेना, है ना। इसके बाद आते हैं सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के सॉल्ट बेटा कार्बोनेट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोनेट होते हैं ना बच्चों, इनमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पहली बात तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। तो बेटा इनके कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी वैसे इन जनरल बहुत अच्छी नहीं होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी बेटा कम हो जाती है। 1A में एक्सेप्शन था, डाउन द ग्रुप जाने पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती थी, पर वो एक्सेप्शन था। 2A में जनरली लार्ज साइज एनाइंस जो होते हैं ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, उसके बाद में क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, इन सब की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, इन सब की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो होती है वो कम होती जाती है। लेकिन 1A में एक्सेप्शन है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट, और 2A में एक्सेप्शन है ऑक्सलेट। ठीक है, वहां भी बेरिलियम ऑक्सलेट एक्सेप्शन नहीं होता है, बेरिलियम ऑक्सलेट की सॉल्युबिलिटी नंबर 1 ही होती है। उसके बाद बेरियम ऑक्सलेट, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, मतलब रिवर्स ऑर्डर होता है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी लेकिन बेरिलियम की ही रहती है, बाकी ऑर्डर पूरा पलट जाता है। ठीक है, अब सुनो, एक बात हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी, तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा बेटा, लार्ज साइज एनाइन, डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। दूसरी बात, इनको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। सबसे ज्यादा रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेरिलियम कार्बोनेट में होगा, क्योंकि बेरिलियम प्लस प्लस में पोलराइजिंग टेंडेंसी बच्चों ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, इधर से लोन पेयर अपनी ओर ज्यादा खींचता है, तो उसके कारण ये वाला बॉन्ड वीक पड़ जाता है, ये इधर से इधर कूदता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। इसलिए बेटा जो बेरिलियम कार्बोनेट होता है सबसे फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम कार्बोनेट भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था, 1A के बाकी कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते थे, तो ये बोलते हैं लिथियम कार्बोनेट किसके जैसा कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है, रेट। तो लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवोल्यूशन का रेट अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसके बाद बेटा सल्फेट में भी सेम कहानी है। जो सल्फेट होते हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है और उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। ठीक है, इतनी बात अपन को याद रखनी है। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना है कि सल्फेट का साइज बहुत बड़ा है। इधर से ही रीजनिंग आती है कि बड़े साइज के जो एनाइन होते हैं इनमें सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम क्यों होती है। तो इसलिए कम होती है बच्चों कि बड़े साइज के एनाइन में जब अपन केटाइन फंसाते हैं तो उसके साइज के वेरी होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लेटाइस एनर्जी पे। तो लेटाइस एनर्जी जो होती है डाउन द ग्रुप ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लार्ज साइज के एनाइंस में। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी तेजी से गिरती है, हाइड्रेशन एनर्जी के तेजी से गिरने के कारण बच्चों सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये बात आपको सल्फेट के बारे में याद रखनी है। अब आता है बेटा नाइट्रेट। तो यदि मैं नाइट्रेट की बात करूं तो नाइट्रेट में भी सिमिलर चीज है, दैट इज डाउन द ग्रुप जाने पर नाइट्रेट में सॉल्युबिलिटी कम। वैसे तो नाइट्रेट आर फुली सॉल्युबल इन वाटर, है ना, जनरली नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, तो आप बोल देना डाउन द ग्रुप कम होगी, लार्ज साइज है ना इसलिए। इसके अलावा यदि कोई बोले आपसे हाँ एक थर्मल स्टेबिलिटी, तो नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द रूट बढ़ेगी, और इनको हीट करने पे बच्चों दो गैसेस मिलती है, NO2 और O2। याद करो आप, कल मैंने लिथियम में भी बताया था, यदि सोडियम के नाइट्रेट को हीट करते थे NaNO2 प्लस हाफ O2 मिलता था, लेकिन लिथियम को करते थे तो NO2 प्लस O2 मिलता था, डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम दिखाता है ना। तो इधर भी बच्चों NO2 और O2 मिलता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद डायगोनल बेरिलियम, एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है ना अपने बगल वाले ग्रुप की तरह दिखाता है, नहीं सॉरी, एनामेलस बिहेवियर पूछा है तो इसका मतलब अपने ग्रुप से एनामेलस का मतलब होता है अपन बोले तो जो हटके हो, जो मतलब उल्टा चले, ऐसा कहें, है ना। तो बेरिलियम उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है ना, और उसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें अपन को याद रखनी है। ठीक है, स्मॉल साइज पहली बात, और do not exhibit coordination number more than 4 because there is no vacant d orbital। ये दो प्रमुख बातें हैं जो अपन को याद रखनी है एनामेलस बिहेवियर में बच्चों। ठीक है, फिर डायगोनल रिलेशनशिप एल्युमिनियम के साथ दिखाता है। अब कोई पूछेगा क्यों दिखाता है, तो जैसा कि लिथियम और मैग्नीशियम में था उनके साइज का ऑर्डर सेम होता है, ये यहाँ भी याद रखना है। फिर भी बच्चों चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो टर्म यूज होता है जिसके लिए अपन शब्द आयनिक पोटेंशियल का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम और लिथियम में
बेरिलियम और एल्युमिनियम में क्या सिमिलरिटी है? तो एक सिमिलरिटी ये कि दोनों के दोनों बेटा बहुत कस के बंधे होते हैं लेटाइट स्ट्रक्चर से, है ना। तो इसके कारण एल्युमिनियम और बेरिलियम नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ thin oxide film over them. Very important point है ना. Are not readily attacked by acid because of presence of oxide film on the surface of the metal. फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू फॉर्म बेरिलेट, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बच्चों एक्सेस ऑफ एल्कली में AlOH4 नेगेटिव बना देता है, ये भी सॉल्युबल होता है ना. उसके बाद क्लोराइड दोनों के जो होते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी बताया था तुम लोग को ब्रिज स्ट्रक्चर होता है. इसी प्रकार बच्चों एल्युमिनियम क्लोराइड भी ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कैसा है. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो बेटा फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको याद होगी फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में इनका प्रयोग करते हैं, एसाइलेशन में भी कर सकते हैं, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना. इसके बाद में बेरिलियम और एल्युमिनियम आयन है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस, बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की. अब आगे बढ़ते हैं. आगे आता है बेटा दैट इज इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड. उसमें पहला है क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड. बेटा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है. बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है व्हाइट होता है, एमॉर्फस होता है. आप लोगों ने देखा होगा चूना जो मिलता है ना, व्हाइट होता है, एमॉर्फस होता है. और इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और यदि उसको ऐसा ही रख दिया जाए एयर में तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा. ये लिखा हुआ है देखो, ये एयर से वाटर लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वैसे इन्होंने डायरेक्ट ही करा दिया है ना, तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया. ठीक है बच्चों. अच्छा आप ये चूना लो, चूने के ऊपर कभी ना छोटा सा पानी डाल दो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो, तो चूने का जो वो होते हैं ना पत्थर टाइप का होता है वो, मतलब सॉफ्ट पत्थर टाइप का, तो वो चटक जाता है, मतलब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं ना, लंप होता है वो. तो यदि लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर किया जाए तो उसके लंप जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम. ठीक है. इसके अलावा बेटा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना उसकी रिएक्शन आप सिलिका के साथ करा दो, SiO2 के साथ, तो कैल्शियम सिलिकेट बना देता है. स्लैग फॉर्मेशन आपने मेटलर्जी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा. इसके अलावा बेटा यदि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे कि P4O10, आयरन की मेटलर्जी में जनरली अपन इसका प्रयोग करते हैं. देखो आप सिलिका है तो सिलिका को रिमूव कर देगा, और P4O10 है इसको रिमूव कर देगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा, कैल्शियम फॉस्फेट बना देगा. आई सपोज दैट बात सबको क्लियर हो गई. ठीक है बेटा. इसके अलावा जो है कैल्शियम ऑक्साइड पे आ जाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड पे. कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसको अपन बोलते हैं स्लेक्ड लाइम. उसमें क्या करो बेटा, चूना लेके आओ, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या किया आपने, व्हाइट एमॉर्फस पाउडर होता है वो, उसमें स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है पानी में. अच्छा चूना कभी आप पानी में मिलाना बेटा, है ना, और आप उसको ऐसे ही रखा हुआ छोड़ दो रात भर, तो सुबह क्या होता है वो पूरा चूना नीचे सेटल हो जाता है. इसका मतलब चूना बहुत ज्यादा पानी में घुलता नहीं है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो है ना पानी में भयंकर रूप से सॉल्युबल है, सच नहीं होता है. और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं. और जो सस्पेंशन होता है उसको उसको बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ लाइम. देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप क्या करो, चूना लो, चूना लेके पानी में घोलो, एक लकड़ी लो, लेकर के मस्त घुमा दो उसको, तो बिल्कुल एक दूधिया कलर का सोल्यूशन बन जाता है. इसको मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं. इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दो, और सुबह क्या हुआ, पानी ऊपर रह जाएगा, नीचे जो है चूना सेटल हो जाता है, जो ऊपर पानी बचता है उसको लाइम वाटर बोलते हैं. ठीक है बेटा. इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन जाता है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना. फिर कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम लें और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएं, तो कल भी मैंने आप लोगों को ये रिएक्शन बताई थी, याद करो बेटा, वो सोडियम कार्बोनेट बनाने में CO2 और H2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा, H2CO3, और H2CO3 टूट जाएगा, H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट में टूट जाएगा बेटा. ये कैल्शियम कार्बोनेट के टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ये एक H प्लस को ले लेगा, तो एक बाइकार्बोनेट तो ये वाला बन गया, एक बाइकार्बोनेट ये रहा, 2 बाइकार्बोनेट एक कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेंगे. ठीक है बेटा. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसके बाद में बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद करो, मैंने आपको बोला था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस ऑल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चे, Cl2 आपने लिया, डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो वो Cl नेगेटिव बना देगा और OCl नेगेटिव बना देगा. ठीक है बेटा. अब Cl नेगेटिव यदि कैल्शियम से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बच्चा, CaCl2 बनेगा, और OCl2 करेगा तो क्या बनेगा, CaOCl होल ट्वाइस बन जाएगा. बोलो चमका. तो CaCl2 डॉट CaCl2 होल ट्वाइस डॉट H2O बन जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. अब सुनो, यदि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो Ca 2 है, O2 2 है,
और Cl4 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख देते हैं कई बार ऐसा वाला, लेकिन इसका सबसे सही फॉर्मूला क्या होता है वो आगे चल के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इधर नहीं लिखा हुआ है, ओके कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो वैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा करना है बेटा, CaCl2.CaOCl2.XH2O कर देना है ना, वो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, और इसमें जो एक्टिव रिएजेंट होता है वो ये वाला होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। तो ऐसे करके आएगा आपको कि ब्लीचिंग पाउडर में एक्टिव रिएजेंट क्या होता है, CaOCl2 होता है। मैंने यही फॉर्मूला लिखा हुआ शायद पहले है ना, या बोल देगा CaCl2 होता है, या बोल देगा CaOCl होल ट्वाइस ये होता है, तो ये वाला होता है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ठीक है बच्चों, और राइट फार्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, वो होता है CaCl2.CaOCl होल ट्वाइस, ये O अंदर है, .XH2O ये होता है बच्चों, है ना। यदि कोई ये सब फॉर्मूले ना दे तो फिर इन सब का एम्पेरिकल फॉर्मूला CaOCl2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखें बच्चों, तो इसका यूज काय में करते हैं, इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, सबको पता है ये वाली बात है ना। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाओ, कुछ नहीं है बड़ा रॉकेट साइंस, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर लेगा बेटा, आपको तो पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी बना देगा है ना। और इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, सामने दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड should be avoided since this leads to formation of water soluble calcium hydrogen carbonate। ठीक है ना, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखना है। देखो मैंने आप लोगों को बताई थी बात, यदि आपने एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड रख लिया ना बेटा, तो क्या होगा, CO2 जो होता है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेगा, ये H2CO3 टूट जाएगा H++ बाइकार्बोनेट में, और H++ बाइकार्बोनेट क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं 1200 केल्विन पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे की दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दोनों रिएक्शन आपको बन सकती है। उसके बाद आता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना बेटा। यदि इसको जो है हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे गर्म करेंगे तो क्या करता है, ये अपना 1.5 मोल यहाँ से पानी छोड़ देगा और ये बना देगा CaSO4.12H2, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, कुछ लोग इसके फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखते हैं और अलग तरीके से थोड़ा लिख देते हैं, है ना, तो हेमीहाइड्रेट होता है, वैसे ये लिखा है हेमीहाइड्रेट। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, हेमीहाइड्रेट, और किससे प्राप्त होता है, जिप्सम से प्राप्त होता है। दो चीज होती है, इप्सम होता है, जिप्सम होता है। तो जो इप्सम होता है, एक जिप्सम होता है। एबीसीडी में ई पहले आता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और एबीसीडी में जी बाद में आता है बेटा, तो ये कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है ना, तो जो पहले आता है, ठीक है बेटा, जो पहले आ रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम। देखो पीरियोडिक टेबल में भी तो पहले मैग्नीशियम आता है, बाद में कैल्शियम आता है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना टेबल में, पहले मैग्नीशियम नीचे कैल्शियम। एबीसीडी में पहले क्या आता है, ई, और बाद में क्या आता है, जी, तो ये इप्सम, ये जिप्सम, याद हो गया। और इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है, 2 है, इसी में घुमा देगा एग्जाम में। ठीक, अब जब इसको अपन हीट कर देते हैं 393 केल्विन के नीचे, तो वो क्या करता है, पानी छोड़ देगा, 1.5 मोल पानी वहां से छोड़ देगा। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, CaSO4.CaSO4.12H2O बन जाएगा, या उसको फॉर्मूले में ऐसे भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 मोल कैल्शियम सल्फेट और 1 मोल पानी है। और यदि आप ऐसे लिखते हो CaSO4.12H2O, तो इसका मतलब है 1 मोल कैल्शियम सल्फेट और आधा मोल पानी है, इसी का डबल ये वाला है बेटा। ठीक है ना, चलो, यदि मान लो 393 केल्विन के ऊपर गर्म किया तो पूरा पानी छोड़ देगा, तो उसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े तो इसके यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपको पता ही है बेटा, वो
फ्रैक्चर्स को, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको मैनेज करने के काम आता है ना, बोन फ्रैक्चर्स वगैरह के डेंटिस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने अपने घरों में देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो है वो सीलिंग्स वगैरह बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं, गणपति प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं आजकल ना, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। अब आता है सीमेंट। सीमेंट जो होता है बेटा उसको पोर्टलैंड, ओके, सीमेंट एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्फेडिन, और इसको पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल वहाँ जो लाइमस्टोन होता है पोर्टलैंड आइससेल ऑफ पोर्टलैंड में, उससे इसका कॉन्स्टिट्यूट काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है बेटा। अब कैल्शियम के बारे में मैं आपको बताऊं तो कैल्शियम में, सॉरी कैल्शियम नहीं, सीमेंट में क्या चीजें होती है। तो जो सीमेंट में मेनली तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, और मिट्टी होती है CiO2। तो सीमेंट में क्या है, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होता है और मिट्टी होती है SiO2। इसके अलावा बेटा आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, इन सब के ऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है ना, इन सब के ऑक्साइड्स भी होते हैं थोड़े थोड़े। तो यदि मैं एक शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो शायद मैं ऐसे लिख सकता था इसको, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाता तो कैसे लिखता, इसका शॉर्ट फॉर्म कोई अच्छा सा, हाँ ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना, ये कर सकता हूँ मैं, आलसी, आलसी मांगे सूफी का, आलसी मांगे सूफी का, सूफी का, है ना, सूफी का नाम समझ लो किसी का, सूफी का, है ना, सूफी का किसी का नाम हो गया, तो आलसी मांगे सूफी का। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। देखो ए फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ट्राइऑक्साइड, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये हो जाएगा क्या, सल्फर SuL, है ना, और ये हो गया आयरन, और ये हो गया कैल्शियम। ठीक है बच्चों, तो आलसी मांगे सूफी का, यदि ये शॉर्ट फॉर्म याद कर लेते हो तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूट उसका याद हो जाएगा। ठीक, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है, वहाँ सबसे ज्यादा कौन होगा, तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, सबको पता है कि कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन मिट्टी, उसके बाद में ये Al होता है, तो ये तीन चीजें होती हैं, आयरन उससे कम होता है। ठीक है बच्चा, तो कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद सिलिका होता है, उसके बाद में कौन होता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, आयरन जो होता है ना वो कलर ऐड करता है, यदि आयरन के ऑक्साइड को हटा दिया जाए तो व्हाइट सीमेंट बन जाता है ना। इसके बाद देखो बेटा, अब सीमेंट के बारे में ये भी बात दी हुई है, हाँ ये बात एक देख ले बेटा सीमेंट के बारे में ना, कि सीमेंट में यदि आप जो देखो तो गुड क्वालिटी सीमेंट बनाने के लिए आप ऊपर रखो कैल्शियम को, ऊपर रखो आप कैल्शियम को, कैल्शियम का ऑक्साइड ऊपर रखो, और नीचे आपको रखना है फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिनियम। ओके ओके ओके, तो ये तो पहले अलग लाइन है। तो पहले लाइन है गुड क्वालिटी सीमेंट बनाने के लिए सिलिका और एल्यूमिनियम का रेशियो, सियाल का रेशियो 2:5 से लेके 4 तक, तो अच्छा क्वालिटी का सीमेंट बनेगा। ठीक है ना, गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए सियाल का रेशियो, सियाल का रेशियो, सियाल, सियाल का रेशियो। ठीक है बेटा, ऐसे कर लेना। ठीक, और यदि आपको ये समझ में नहीं आता शॉर्ट फॉर्म तो आप फिर उसको ऐसे कर देना, आलसी का रेशियो कैसा होगा, 1/4 होगा। ठीक है बेटा, ऐसा भी हो सकता है, 1/4 से लेके 2.5 तक, जैसे याद हो जाए वो अच्छा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो एक बात और भी है इसके बारे में, वो ये कि रेशियो ऑफ लाइम टू सिलिका एल्यूमिनियम आयरन का ऑक्साइड का रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम को ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ किसको, एल्युमिनियम, आयरन और सिलिकॉन, किसको, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन। ठीक है बेटा, तो कैल्शियम ऊपर रहेगा, ये सबसे ज्यादा होता है कैल्शियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, सिलिका और आयरन का ऑक्साइड। ये जो रेशो है वो ऐसा होना चाहिए कि 2:1 होना चाहिए, मतलब कैल्शियम ज्यादा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा होगा, वो वैसे ही बेटा 50% होता है इसमें, है ना, तो 2:1 रेशो होना चाहिए। ऊपर भी लिखा हुआ है, देखो ऊपर यदि रेशो देखिएगा, ये 50% है बेटा इधर, तो 50 तो वही हो गया, और नीचे वाले ऑक्साइड कितने हो गए, बचे हुए हो गए, है ना, तो 2:1 का रेशो होना चाहिए उनमें, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े तो इसका मतलब ये आ जाता है, देखो
एक टर्म जो है यहाँ पे जो यूज होता है वो होता है बेटा क्लिंकर। क्लिंकर है ना, तो इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है ना फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन और क्ले का प्रयोग करते हैं है ना। इसके बहुत डिटेल में मैं जा सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं जा रहा, क्लासेस में तो मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है वही एग्जाम में आता है, तो उतना याद रखें ना। तो इसमें क्या होता है, मेनली रॉ मटेरियल क्या होता है मैन्युफैक्चर में, लाइमस्टोन और क्ले, ये दो चीजें होते हैं, ठीक है बेटा। और इनको जब स्ट्रांगली अपन हीट करते हैं तो सीमेंट क्लिंकर्स बनते हैं, ठीक है। क्लिंकर को अपन मिक्स करते हैं किसके साथ, जिप्सम के साथ, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 के साथ, और वो सीमेंट बना देता है। तो सरल बात हो गई बेटा, दो चीजें थी हमारे पास में, क्या क्या हमारे पास, क्या क्या चीजें थी हमारे पास, था सिलिका था और कैल्शियम कार्बोनेट था, ये दो चीजें, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, मिट्टी और कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहाड़ से खोद ला बेटा चूना पत्थर, और सिलिका मिट्टी से खोद ले, इन दोनों को आपस में मिला दे, मिला के इन दोनों को हीट कर दे, वो क्लिंकर बना देंगे, उसमें 2 से 3% जिप्सम को ऐड कर देना, सीमेंट बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब सुनो, जो सीमेंट बनते हैं ना उन वो मेनली उनके अंदर डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं। तो सीमेंट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है बेटा वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखो यहाँ डाई कैल्शियम सिलिकेट 26% दिया है, तो ऊपर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51% दिया है। खूब पूछेंगे एग्जाम में कि सीमेंट का मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, तो वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, है ना। उसके बाद डाई कैल्शियम, उसके बाद में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो मेन चीज तो कैल्शियम और सिलिकॉन है बेटा, तो एल्यूमिना वाले से कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ऐसा हो गया। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन मिक्स विद द वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एंड देयर रीअरेंजमेंट। सेटिंग इनकी प्रॉपर हो जाती है पानी के साथ में, बहुत डिटेल मैकेनिज्म है, कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ठीक है। चलो अब फिर से अपन को आखिरी में वो देखना है ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है किस चीज का, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है, हड्डियों में मेनली क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। 99% बॉडी का कैल्शियम हड्डियों में और दांतों में मिलता है हमको, और न्यूरो का काम करते हैं ना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे होते हैं। यदि कैल्शियम की बॉडी में कमी हो जाती है तो नर्व इम्पल्स जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है बेटा। और मेनली हार्मोन के लेवल को मेंटेन करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो एस ब्लॉक की सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बच्चों आपको बता दी हैं, आप एक बार इसको ध्यान से सुन लें और आपका जो है कल्याण होगा, ठीक है ना। अब कल मैं आपके लिए बोरोन फैमिली रिकॉर्ड करूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू, शुभ रात्रि। और इसको अच्छे से सुन लेना और एक एक चीज याद कर लेना। बाय बच्चों।